स्पेस में होने वाली ग्रेविटेशनल लेंसिंग समझने के लिए हमें समझना होगा कि मिरेज कैसे फॉर्म होती है। हमारी आइज़ में कुछ रोशनी आई ऊपर से, ठीक है। तो फिर हमें लगा कि ये रोशनी क्योंकि ऊपर से आ रही है यानी कि आकाश ऊपर है। अब यहाँ पे मान लो कोई पक्षी है तो उसकी पक्षी से रिफ्लेक्ट होकर जो रोशनी हमारी आंखों में ऐसे आई है वो इस डायरेक्शन से आ रही है, इसलिए हमें पता है कि पक्षी यहाँ पे है। तो जिस डायरेक्शन से रोशनी आती है हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो ऑब्जेक्ट वहीं पे है, ठीक है। इस प्लांट से रोशनी यहाँ इस डायरेक्शन से आ रही है तो इसलिए हमने कहा कि यही इसकी प्लांट की लोकेशन है। अब होता क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से कई बार आकाश की रोशनी, अगर धरती बहुत गर्म होती है तो वो रोशनी धरती पे आते आते ऐसे बेंड हो जाती है, और जब वो रोशनी बेंड होकर हमारी आंखों में आती है तो हमें लगता है कि आकाश से आई हुई रोशनी, ब्लू कलर की रोशनी एक्चुअली यहाँ से नीचे से आ रही है। और धरती पे ब्लू कलर का क्या होता है, पानी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आकाश से कुछ रोशनी आई और यहाँ से गर्म धरती से टेढ़ी हुई और हमारी आइज़ में आई, तो हमें ऐसा लगा कि ब्लू कलर की रोशनी यहाँ से आ रही है यानी कि यहाँ पे पानी है। ऐसे मिरेज फॉर्म होता है। तो ध्यान क्या रखना है कि किस डायरेक्शन से रोशनी आ रही है। अब ग्रेविटेशनल लेंसिंग में क्या होता है, जैसे मान लो ये एक स्टार है, ये कोई छोटी सी गैलेक्सी मान लो, उसको बड़ा स्टार कुछ भी मान लो। लेट अस से ये एक बहुत ही ब्राइट गैलेक्सी है, बहुत दूर हमसे, हम यहाँ पे खड़े हैं, हम इसको ऑब्जर्व कर रहे थे, लेकिन हमारे बीच में एक काफ़ी हैवी गैलेक्सी भी है। तो होगा क्या कि हमें दूर वाली छोटी गैलेक्सी छोटी नहीं दिखाई देगी, हमें लगेगा कि ये दूर जो छोटी गैलेक्सी है ये एक्चुअली बहुत बड़ी है। तो ये जो आगे गैलेक्सी है, ये फोरग्राउंड वाली गैलेक्सी एक लेंस की तरह एक्ट कर रही है और पीछे वाली गैलेक्सी का साइज़ बड़ा दिखा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, बड़ा सिंपल सा है जो हमने ऊपर समझा अभी। ये जो छोटी गैलेक्सी है इसमें से कुछ रोशनी मान लो इस डायरेक्शन में ऐसे जा रही थी, लेकिन क्योंकि ये आगे वाली गैलेक्सी बहुत हैवी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रेविटी है, इसलिए लाइट थोड़ी टर्न हो जाएगी। तो लाइट बिल्कुल सीधा ना जाके थोड़ी सी लाइट ऐसे टर्न हो जाएगी। जब लाइट टर्न हो के हमारे पास आई, हमें तो नहीं पता ना वो टर्न हुई है, हमें तो लगेगा कि वो लाइट कहाँ से आ रही है, वो लाइट यहाँ से आ रही है। सिमिलरली यहाँ से जो रोशनी ऐसे जानी थी वो टेढ़ी होकर हमारे पास यहाँ पे आ गई, तो हमें लगेगा कि वो रोशनी यहाँ से आ रही है। तो एक्चुअली ये छोटी सी गैलेक्सी हमें काफ़ी बड़ी होकर दिखेगी। दिस इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ये हो रहा है क्योंकि फोरग्राउंड वाली जो बड़ी गैलेक्सी है इसकी ग्रेविटी की वजह से पीछे वाली लाइट बेंड हो रही है। 22 डिग्री हेलो। तो 22 डिग्री हेलो क्या होता है कि कई बार सूरज, ये छोटा सा सूरज है, सूरज के चारों तरफ हमें इस तरह का एक सर्कल दिखाई देता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज 22 डिग्री हेलो। इसका कंसेप्ट बड़ा सिंपल सा है, वो ये जो मैंने ऊपर पढ़ा था कि लाइट बेंड हो जाती है। एटमॉस्फेयर में काफ़ी ऊपर सिरस क्लाउड्स होते हैं, इतनी हाइट पे काफ़ी ठंड होती है एंड जनरली वाटर जो है वो आइस क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो आइस क्रिस्टल्स हैं ये लाइट को थोड़ा सा, सन की लाइट को डिफ्लेक्ट कर देते हैं, इसको रिफ्रैक्शन कहते हैं, थोड़ा सा बेंड कर देते हैं। तो होता क्या है कि मान लो सन की लाइट को बिल्कुल ऐसे सीधा जाना था, ठीक है, तो सीधा ना जाके क्या होगी, इस आइस क्रिस्टल की वजह से थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। और हमें क्या लगेगा, हमें लगेगा कि सूरज की रोशनी थोड़ी सी, सारी रोशनी थोड़ा, सूरज की रोशनी तो हर डायरेक्शन में जा रही है, कुछ रोशनी जो ऐसे सीधी जानी थी, ठीक है, वो कुछ रेज जो हैं वो एक्स्ट्रा हमारी आंखों में आएंगी यहाँ पे। एंड ये एक्स्ट्रा रेज एक्चुअली हमारा दिमाग सोचेगा कि वो इस डायरेक्शन से आ रही हैं। ऐसे ही जो रेज ऐसे सीधी जानी थी वो सीधी ना जाके टर्न होकर हमारे आइज में यहाँ पे आएंगी, तो हमें लगेगा कि ये रोशनी यहाँ से आ रही है। तो इस तरह से सन के चारों तरफ एक सर्कल सा हमें दिखता है, ठीक है। सो दिस सर्कल इज कॉल्ड एज 22 डिग्री हेलो। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि ये सन के चारों तरफ बनता है, आइस क्रिस्टल्स की वजह से बनता है एंड यूजुअली ड्यू टू सिरस क्लाउड्स। कुछ ईयर्स आपको ध्यान रखने चाहिए कि बिग बैंग कब हुआ था, जैसे आपके एनसीईआरटी में दिया है, अराउंड 14 बिलियन ईयर्स अगो। हमारा सन बना 5 बिलियन ईयर्स अगो पहले, अर्थ बनी 4.7 बिलियन ईयर्स अगो, मून बना 4.4 बिलियन ईयर्स अगो, और धरती पे लाइफ बिगेन हुई 3.8 बिलियन ईयर्स अगो। गैलेक्सी क्या होती है, बहुत सारे स्टार्स, डस्ट, गैस जब आपस में एक जगह रहते हैं, कहीं कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं तो उसको गैलेक्सी कहते हैं।
गैलेक्सीज की बहुत सारी शेप्स होती हैं, जैसे हमारी मिल्की वे स्पायरल गैलेक्सी है, कुछ गैलेक्सीज एलिप्टिकल होती हैं, कुछ इरेगुलर होती हैं, उनका कोई स्पेसिफिक साइज नहीं होता। तो हमारी मिल्की वे ऐसी एक स्पायरल गैलेक्सी है। रात को जब बहुत अंधेरा होता है तब, और बिल्कुल भी लाइट पोल्यूशन ना हो, साफ एकदम साफ आकाश हो, तो आपको ऐसी फ़ोटो दिख सकती है। हालांकि आजकल दिखती नहीं है ऐसी। तो ऐसा कहते हैं, आपने पढ़ा है कि ये मिल्की वे का सेंटर है। तो सवाल ये, अगर हम खुद मिल्की वे के अंदर हैं तो मिल्की वे को आकाश में कैसे देख सकते हैं? तो उसका रीज़न ये है कि मिल्की वे एक स्पायरल गैलेक्सी है। इस फोटो को देखो, ठीक है, स्पायरल गैलेक्सी है और इसके बीच में बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। ठीक है, बिलियंस ऑफ स्टार्स यहाँ पे इसके बीच में हैं। और हमारा सन जो स्टार है वो इसके यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ से काफ़ी, सेंटर से काफ़ी दूर है। तो हमें जो रात को ये जो दिख रहा है, ठीक है, ये जो दिख रहा है ये एक्चुअली इसका सेंटर है, जो कि बहुत ज़्यादा ब्राइट है। इसको हिंदी में कहते हैं आकाश गंगा। हमारी मिल्की वे को आकाश गंगा कहते हैं। ऐसे लगता है ना कि रात को आकाश में कोई गंगा बह रही है। रात को हमें जितने भी तारे दिखाई देते हैं बिना टेलीस्कोप अपनी आंखों से, वो सारे तारे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के ही हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की चौड़ाई लगभग, इसका जो डायमीटर है वो लगभग 1 लाख लाइट ईयर्स है। यानी कि लाइट सबसे फास्टेस्ट चीज़ है। लाइट को एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में 1 लाख साल लगेंगे। हमारा सन मिल्की वे के सेंटर से 28,000 लाइट ईयर्स दूर है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी एक स्टार का नाम है। हमारी धरती से सबसे पास स्टार है सन, और सन से सबसे पास स्टार है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये 4 लाइट ईयर्स दूर है, यानी कि रोशनी को हमारे सन से उस सन तक पहुंचने में 4 साल लगते हैं। वो उस तारे को, प्रॉक्सिमा सेंचुरी को, हम अपनी आंखों से बिना टेलीस्कोप के नहीं देख सकते हैं क्योंकि वो काफ़ी छोटा है। इट इज़ अ रेड डॉर्फ। ग्लोबुलर क्लस्टर्स क्या होते हैं? इट इज़ अ स्फेरिकल कलेक्शन ऑफ स्टार्स। जैसे कई बार बहुत सारे स्टार्स होते हैं, हमारे सन की तरह बहुत सारे स्टार्स होते हैं जो किसी एक जगह काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, तो उस कॉन्सेंट्रेशन को हम बोलते हैं ग्लोबुलर क्लस्टर। ध्यान रखो, हर गैलेक्सी के अंदर बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, बिलियंस ऑफ, अरबों खरबों। हमारी मिल्की वे के सबसे पास गैलेक्सी कौन सी है? एंड्रोमेडा इज अ मेजर गैलेक्सी नियरेस्ट टू अवर मिल्की वे। और अगर आप सैटेलाइट गैलेक्सी की बात करो तो उसका नाम है कैनिस मेजर डॉर्फ। जैसे हमारी मिल्की वे है, ठीक है, इट इज़ अ रेगुलर गैलेक्सी, लेकिन कुछ छोटी छोटी गैलेक्सीज होती हैं जो हमारी मिल्की वे के आसपास ही घूमती रहती हैं, उनको बोलते हैं सैटेलाइट गैलेक्सी। तो ऐसी नियरेस्ट सैटेलाइट गैलेक्सी है कैनिस मेजर डॉर्फ, लेकिन बड़ी मेजर गैलेक्सी नियरेस्ट है एंड्रोमेडा। 2012 का क्वेश्चन देखो, यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, बिग बैंग थियरी सबको पता है, इसका प्रूफ क्या है, इसका एविडेंस क्या है? इन चारों में से आंसर है ओनली 1 एंड 2। पहला है डिटेक्शन ऑफ माइक्रोवेव्स इन स्पेस। देखो होता क्या है कि जब बिग बैंग हुआ था तो बहुत सारा कॉस्मिक माइक्रोवेव निकले थे जो आज भी पूरे यूनिवर्स में फैले हुए हैं। ठीक है, तो उन कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड को कहते हैं कि इट इज़ अ प्रूफ ऑफ दिस थियरी कि कभी बिग बैंग हुआ था और पूरे यूनिवर्स में ये वेव्स फैली हुई हैं। तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा है ऑब्जर्वेशन ऑफ रेड शिफ्ट फिनोमिना इन स्पेस। रेड शिफ्ट क्या होता है? रेड शिफ्ट सिर्फ स्पेस में नहीं होता, ये बहुत जगहों पे होता है। आपने कभी डॉपलर इफेक्ट का नाम सुना हो तो वही चीज़ हो रही है यहाँ पे। मान लो आप यहाँ पे खड़े हुए हो और ये कोई ऑब्जेक्ट है या कोई गैलेक्सी है, ये भी एक ही जगह स्टेशनरी है। सपोज दो चीज़ें स्टेशनरी आपस में एक जगह टिकी हुई हैं, तो उसमें से जो लाइट निकलेगी वो आप देखोगे, यू विल बी एबल टू सी इट, नॉर्मल सी बात है ये तो। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट या गैलेक्सी आपसे दूर जा रहा है तो उसमें से निकलने वाली वेव्स थोड़ी स्ट्रेच हो जाएंगी। इमेजिन करो ना, ये अगर दूर जा रहा है तो जो वेव्स निकल रही थी वो थोड़ी स्ट्रेच हो जाएंगी, लंबी हो जाएंगी। और हमने क्या पढ़ा था कि लंबी वेव्स जब होती हैं, यानी कि उनकी वेवलेंथ लंबी हो रही हैं, तो विजिबल स्पेक्ट्रम में लंबी वेवलेंथ रेड की होती है, तो इसको बोलते हैं रेड शिफ्ट। ठीक है, अगर वो ऑब्जेक्ट आपके पास आ रहा है, आप यहाँ पे खड़े हो, ऑब्जेक्ट आपके पास आ रहा है, तो फिर उसकी वेव्स थोड़ी और पास पास हो जाएंगी, यानी कि उसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी। वेवलेंथ कम होगी मतलब वो
ब्लू लाइट की तरफ जा रहा है, उसमें जो रेज निकलेंगी हमें जो दिखेंगी वो रेज थोड़ी कंप्रेस्ड होंगी, उनकी लेंथ कम होंगी, तो उसको हमने बोल दिया ब्लू शिफ्ट। ठीक है, तो साइंटिस्टों ने ऑब्जर्व किया कि जो वेव्स हमें बाकी गैलेक्सीज से दिख रही हैं उनमें रेड शिफ्ट दिख रहा है, इसका मतलब बाकी गैलेक्सीज हमारी गैलेक्सी से दूर जा रही हैं। ठीक है, तो रेड शिफ्ट इज अ प्रूफ, एविडेंस है कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। तीसरा ऑप्शन है मूवमेंट ऑफ एस्ट्रॉइड्स। अब मार्स जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट है, उसको यूनिवर्स के एक्सपेंशन से क्या रिलेशन? कुछ भी नहीं है, तो थर्ड इज रॉन्ग। फोर्थ इज अकरेंस ऑफ सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स इन स्पेस। कोई कोई सूरज, कोई कोई स्टार जब बहुत ज़्यादा हैवी होता है तो उसके बाद में जो है सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो जाता है, तो उसका यूनिवर्स के एक्सपेंशन से क्या रिलेशन? नथिंग। सो ओनली ऑप्शंस 1 and 2 आर करेक्ट। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर डिफ़िकल्ट नहीं है बल्कि इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनो। दिवाली पे आपने कोई पटाखा फोड़ा, पटाखे में से निकले पार्टिकल्स जैसे बड़ी स्पीड से निकलते हैं पटाखे में से, लेकिन उसके बाद उनकी स्पीड स्लो हो जाती है एंड दूर जाके वो गिर जाते हैं, है ना? ऑब्वियस सी बात है ये तो। ये यूनिवर्स में भी ऐसी एक्सपेंशन हुआ था, पहले एक्सप्लोजन हुआ बिग बैंग नाम से। जब बिग बैंग हुआ तो सारी गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जाने लगी। जब वो दूर जा रही हैं तो उनके दूर जाने की स्पीड कम हो जानी चाहिए धीरे धीरे, है ना, और आगे जाके स्पीड रुक जानी चाहिए बिल्कुल जैसे पटाखे में होता है। लेकिन साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व ये किया है कि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर तो जा रही हैं बट उनके दूर जाने की स्पीड बढ़ रही है। मतलब आपने भी पटाखा फोड़ा, ये पार्टिकल्स दूर गए, दूर जाके स्लो होने की जगह और बढ़ गए, उनकी स्पीड और बढ़ गई। जैसे जैसे पार्टिकल्स दूर जा रहे हैं वैसे वैसे उन पार्टिकल्स की स्पीड और बढ़े जा रही है, तो उनको एनर्जी कहाँ से मिल रही है? नहीं समझ में आया ना, साइंटिस्ट को भी नहीं समझ में आया। साइंटिस्टों ने कहा कि सारी गैलेक्सीज की दूर जाने की स्पीड बढ़ रही है, ये तो पक्की बात है, बट उनको एनर्जी कहाँ से मिल रही है हमें नहीं पता। तो इसलिए साइंटिस्ट ने उसका नाम दे दिया डार्क एनर्जी, कि हमें नहीं पता क्या चीज़ है बट है, ऐसा कुछ है। कैलकुलेशंस ने दिखाया कि यूनिवर्स का 68% हिस्सा डार्क एनर्जी से बना हुआ है। तो फिर डार्क मैटर क्या होता है? अब साइंटिस्टों ने यह कहा कि एक ऐसा मैटर है जो गैलेक्सीज को आपस में होल्ड रखता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा हमने कहा कि बहुत से गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, वो दूर तो जा रही हैं लेकिन गैलेक्सी कोई एक छोटा सा ऑब्जेक्ट थोड़ी ना है। गैलेक्सी हमने देखा ऊपर की मिल्की वे 1 लाख लाइट ईयर्स चौड़ी है, इतनी चौड़ी है, और इसके अंदर बिलियंस ऑफ अरबों खरबों स्टार्स हैं। तो ये सब एक ही साथ एक ग्रुप में कैसे बंधे हुए हैं? ये दूर दूर क्यों नहीं जा रहे? ठीक है ना, तो व्हाट इज होल्डिंग देम टुगेदर? तो यहाँ पे साइंटिस्टों ने कहा कि उसका रीज़न है डार्क मैटर। जैसे ये गैलेक्सी मिल्की वे, ठीक है, और ये जो आपको जेम्स दिख रही है ना इसके ऊपर, ये जेम्स क्या है? स्टार्स हैं, बहुत सारे बिलियंस ऑफ अरबों खरबों स्टार्स हैं गैलेक्सी के, हमारी मिल्की वे के। तो ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में एक ही साथ चल रहे हैं, उड़ रहे हैं स्पेस में, क्योंकि कोई एक मैटर है जिसके अंदर ये एम्बेडेड है। जैसे जेम्स इस क्रीम में एम्बेडेड है ना, चिपकी हुई है एक तरह से, इस केक ने इनको आपस में होल्ड किया हुआ है। ऐसी मेरी गैलेक्सी में डार्क मैटर है, काले रंग की चॉकलेट की तरह डार्क मैटर है, जिसने सारे सोलर सिस्टम्स और सारे स्टार्स को आपस में इकट्ठा करके एक गैलेक्सी बनाई हुई है। तो डैट इज़ डार्क मैटर। डार्क क्यों है? क्योंकि हम इसको देख नहीं सकते। कोई भी मैटर है, आप इस केक को क्यों देख पा रहे हो? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ट्यूबलाइट लगी हुई है, उस ट्यूबलाइट में से लाइट इस पर पड़ी और लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आई। ठीक है ना, तो यानी कि नॉर्मल जो लाइट होती है, विजिबल लाइट, मैटर से इंटरेक्ट करती है, उससे रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन हम डार्क मैटर को देख नहीं पा रहे। हम स्टार्स, प्लैनेट्स, नॉर्मल मैटर, हर चीज़ को हम देख पाते हैं। ठीक है, नॉर्मल मैटर बेरियॉन्स नाम से पार्टिकल्स होते हैं, उनसे बना होता है। तो स्टार, प्लैनेट, मैटर, हर चीज़ कुछ ना कुछ किसी पार्टिकल से बनी होती है जिनको हम देख पाते हैं। ये ब्लैक होल भी नहीं है, ठीक है ना। डार्क मैटर ना तो कोई नॉर्मल मैटर है, ना ये कोई ब्लैक होल है, ना ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ना रिफ्लेक्ट करता है, ना एमिट करता है, ये इंटरेक्ट ही नहीं करता लाइट के साथ। तो हमें पता कैसे कि ये है? एक तो मैथमेटिक्स ने हमें बताया कि ऐसी कोई चीज़ है, और दूसरा ग्रेविटी। ठीक है, क्योंकि मैटर है, इसकी ग्रेविटी है। ग्रेविटी वैसे पता चला कि अच्छा ऐसी भी कोई चीज़
होती है। तो 27% ऑफ स्पेस ऑफ यूनिवर्स इज मेड ऑफ डार्क मैटर। और जो चीज़ हमें दिखती हैं, हमें तो इतनी बड़ी बड़ी गैलेक्सीज हैं, स्टार्स, प्लैनेट सब हैं, दैट इज ओनली 5% ऑफ द होल यूनिवर्स। ये हो गया डार्क मैटर। अब एक होता है एंटी मैटर। एंटी मैटर क्या होता है? जैसे प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन का एक एंटी प्रोटॉन होता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन का एक एंटी इलेक्ट्रॉन होता है। डिफरेंस क्या दोनों चीज़ों में? डिफरेंस सिर्फ चार्ज का है। जैसा प्रोटॉन है, एंटी प्रोटॉन बिल्कुल उसी की तरह से है, बस प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, एंटी प्रोटॉन का चार्ज नेगेटिव होगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, तो एंटी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन का चार्ज पॉजिटिव होगा। सिर्फ चार्ज में डिफरेंस होता है, बाकी मास इनका सेम होता है। तो ऐसे साइंटिस्टों ने कहा कि हर बेसिक पार्टिकल का कोई ना कोई एंटी पार्टिकल होता है। हाइड्रोजन में क्या होता है? हाइड्रोजन में बीच में एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, बस दो ही चीज़ होती है ना हाइड्रोजन के एटम के अंदर। तो एंटी हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? एंटी मैटर मतलब एंटी हाइड्रोजन क्या होगा कि बीच में प्रोटॉन की जगह एंटी प्रोटॉन होगा और इलेक्ट्रॉन की जगह एंटी इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, तो वो बन गया एंटी हाइड्रोजन। तो क्योंकि हर पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल होता है, इसलिए पूरे यूनिवर्स में जितना मैटर है उतना ही एंटी मैटर होना चाहिए, दोनों 50-50 होने चाहिए, है ना। लॉजिक तो यही कहता है। लेकिन साइंटिस्ट आर पजल्ड। वो ये कहते हैं कि हमारी ऑब्जर्वेशन ने हमें ये बताया है कि यूनिवर्स में एंटी मैटर बराबर होना चाहिए, बट है नहीं। यूनिवर्स में एंटी मैटर और मैटर बराबर नहीं है। एंटी मैटर बहुत ही कम है, होना चाहिए बराबर, बट है बहुत ही कम। इस फिनोमिना को कहा जाता है बेरियन एसिमेट्री। ये एंटी मैटर बनता कैसे है? जैसे जब बिग बैंग हुआ, कुछ एंटी मैटर तब बन गया, कुछ स्पेस में मौजूद है, कॉस्मिक रेस की वजह से बनता है, कुछ जब रेडियो एक्टिव डिके होता है तब बनता है। ठीक है। बड़े बड़े पार्टिकल एक्सीलरेटर्स हैं, अभी हम नीचे देखेंगे, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, वहाँ पे प्रोटॉन्स को बहुत ज़्यादा स्पीड में लाके टकराया जाता है। तो जब प्रोटॉन्स का बहुत हाई स्पीड पे कोलिजन होता है, वहाँ से भी कुछ एंटी मैटर बनता है, बट बहुत ही कम क्वांटिटी में है। ठीक है। और मान लो मैटर और एंटी मैटर आपस में मिल जाए तो क्या होगा? वो गायब हो जाएंगे, बहुत तेज एनर्जी निकलेगी और वो गायब हो जाएंगे। अब ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का एक आर्टिकल आया था ऑन दिस एंटी मैटर, जिसमें कुछ थियरी दी है इंडिया के कुछ साइंटिस्टों ने, वो पॉजिट्रॉन एक्सिस से रिलेटेड है। घबराने की बात नहीं, वो सिंपल सी बात है। पॉजिट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन का उल्टा, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल। तो नॉर्मली क्या है कि पॉजिट्रॉन्स काफ़ी कम मिलने चाहिए। ठीक है, जितने मतलब मिलने चाहिए वो काफ़ी, हमने बताया ना कि ऑब्जर्वेशन देखो, आइडियली तो बराबर होना चाहिए, जितने प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसका एकदम ऑपोजिट होना चाहिए सेम क्वांटिटी में, बट ऑब्जर्वेशन के हिसाब से काफ़ी कम होते हैं। ठीक है, एक तो वो बात हो गई बेरियन एसिमेट्री। उसके बाद हमने कहा कि क्योंकि पॉजिट्रॉन्स काफ़ी कम होने चाहिए हमारी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, बट 10 से 300 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच वाले पॉजिट्रॉन्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। तो इस पर्टिकुलर एनर्जी रेंज वाले पॉजिट्रॉन्स की स्पेस में क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, उसको हम बोलते हैं पॉजिट्रॉन एक्सेस। बट इस रेंज में ही क्यों एनर्जी इतनी ज़्यादा है, इनकी क्वांटिटी ज़्यादा है, वो किसी को नहीं पता था। तो इंडियन साइंटिस्ट ने उसमें एक थियरी दी है कि स्पेस में जो कुछ कॉस्मिक रेज होती हैं वो मैटर से इंटरेक्ट होती हैं, जिसकी वजह से ये पॉजिट्रॉन्स डेवलप होते हैं। तो कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, इतना ध्यान रखो कि पॉजिट्रॉन होती क्या चीज़ है। पॉजिट्रॉन होते हैं इलेक्ट्रॉन के उल्टे। ठीक है, पॉजिट्रॉन एक्सिस मतलब किसी पर्टिकुलर एनर्जी रेंज में वो कुछ ज़्यादा पाए जाते हैं। 2012 का क्वेश्चन एंटी मैटर से रिलेटेड है कि किसी लैब में कुछ साइंटिस्टों ने एंटी मैटर थोड़ा सा क्रिएट कर लिया, तो उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं। ठीक है, इम्प्लीकेशन वाले क्वेश्चंस में जनरली हमेशा सारे ऑप्शन सही होते हैं, बट कॉमन सेंस जरूर यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, तो एंटी मैटर समझ गए आप, बहुत ही हाईफाई चीज़ की बात हो रही है। ऐसे ही डार्क मैटर बड़ी ही हाईफाई चीज़ों की बात हो रही है, जिनका मतलब प्रैक्टिकल हमें सिग्निफिकेंस पता भी नहीं है भी ठीक से, बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रही है इनके ऊपर। पहला ऑप्शन कहता है कि इट विल मेक मिनरल प्रोस्पेक्टिंग एंड ऑयल एक्सप्लोरेशन ईजियर। धरती के अंदर ऑयल एक्सप्लोरेशन कर रहे हो, उसमें मैटर, एंटी मैटर, ये सब कहाँ से बीच में आ गया भाई? ये तो कुछ भी, किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ से जोड़े जा रहे हैं।
तो आपके दिमाग में शक होना चाहिए कि ऑयल एक्सप्लोरेशन का इससे कोरिलेशन नहीं है, दिस इज़ वेरी एडवांस्ड फिजिक्स। फिर आप पूरा सेंटेंस पढ़ो, इससे ऑयल एक्सप्लोरेशन आसान और चीपर हो जाएगा। भाई चीपर तो बिल्कुल नहीं होने वाला। क्यों? जब भी कोई बड़ी ही हाई फाई न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो जनरली वो चीज़ों को महंगा बनाती है। तो अभी हमें ये नहीं पता कि एंटी मैटर होता क्या चीज़ है। एंटी मैटर बराबर होना चाहिए यूनिवर्स में, बट वो बराबर होता नहीं है, बेरियन एसिमेट्री होती है। हमें एंटी मैटर की प्रॉपर्टीज़ नहीं पता एंड हम ये कह रहे हैं कि उससे ऑयल एक्सप्लोरेशन आसान हो जाएगा। टोटली गलत है, वन इज़ टोटली रॉन्ग। सेकेंड है कि स्टार्स एंड गैलेक्सीज की एग्जिस्टेंस के बारे में थोड़ी हेल्प मिलेगी स्टडी करने में, एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स की स्टडी में कुछ हेल्प मिलेगी। हाँ वो सही बातें हैं, थियोरेटिकल फिजिक्स की स्टडी में हेल्प मिलेगी। तो सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। इसरो नया लॉन्च पैड बना रहा है। लॉन्च पैड क्यों? देखो, एक तो श्रीहरिकोटा में है, ये हमने पहले भी देखा था। एक इसरो बना रहा है तमिलनाडु में एकदम नीचे कोलक्षेत्रपट्टनम पे। तो लॉन्च पैड के बारे में क्वेश्चन ये आ सकता है कि लॉन्च पैड जनरली ईस्ट कोस्ट पे ही क्यों होते हैं। जनरली जैसे ये ईस्ट कोस्ट पे है, ये भी ईस्ट कोस्ट पे बना रहे हैं हम। और दूसरा, लॉन्च पैड अगर इक्वेटर के पास हो तो उससे कुछ फ़ायदा होता है क्या? तो यहाँ पे मैंने रीज़न दिया हुआ है, एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, हमारी जो अर्थ है ना वो मूव करती है टूवर्ड्स ईस्ट। जैसे मान लो ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और ऊपर ये सन चमक रहा है। आप यहाँ पे खड़े हो, यू आर स्टैंडिंग हेयर। तो अर्थ मूव करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो जब अर्थ ऐसे मूव करती है तो आप भी ऐसे मूव करोगे। आप ऐसे मूव करोगे यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि सन आपकी तरफ आ रहा है, यानी कि सन ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है ना। ये नॉर्मली होता है। तो अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट जाती है, इसलिए हमें सन ऐसा लगता है कि सन जो है वो ईस्ट से वेस्ट आ रहा है। ये कंसेप्ट हो गया क्लियर एक तो। अब होता क्या है कि जो ऑब्जेक्ट इक्वेटर के जितना पास होगा उतना उसको ज़्यादा स्पीड मिलेगी। देखो, अर्थ जब ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, तो उसका एंगुलर स्पीड तो सेम है, घूमने की स्पीड बिल्कुल सेम है। जो बंदा इक्वेटर पे खड़ा है वो भी 24 घंटे में एक चक्कर काटता है पूरा, और जो बंदा पोल्स के पास है वो भी 24 घंटे में एक चक्कर काटता है। लेकिन इक्वेटर वाले को ज़्यादा डिस्टेंस घूमना पड़ रहा है, यानी कि उसकी स्पीड ज़्यादा है। तो यानी कि इक्वेटर के पास अर्थ की स्पीड राइट को मूव करने की सबसे ज़्यादा होती है। हमें रॉकेट को धरती से आकाश में पहुंचाना है, उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड चाहिए। तो अगर हम रॉकेट को इक्वेटर से लॉन्च कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट हमें ज़्यादा स्पीड मिल रही है। तो इसलिए कोशिश रहती है कि रॉकेट को इक्वेटर के पास से लॉन्च करो, ताकि उसको ऐसे अर्थ के साथ ऐसे इसी डायरेक्शन में घूमने वाली जो स्पीड है वो स्पीड पहले से ही ज़्यादा मिल जाए। तो ये रीज़न कि इक्वेटर के पास क्यों होते हैं। बट ये रीज़न सिर्फ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के लिए है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था ना कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो हैं वो इस ऑर्बिट में ऐसे घूमती हैं। लेकिन जो पोलर सैटेलाइट है, पोलर सैटेलाइट को तो ऐसे वर्टिकली घूमना पड़ता है, पोल टू पोल घूमना पड़ता है, तो उसको ये हॉरिजॉन्टल स्पीड नहीं चाहिए। अर्थ मूव कर रही है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो ये वाली जो हमें स्पीड चाहिए, लेफ्ट से राइट वाली स्पीड, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए चाहिए, पोलर सैटेलाइट के लिए नहीं चाहिए। पोलर सैटेलाइट तो ऐसे से घूमेगी, ठीक है। तो इक्वेटर के पास अगर है आपका लॉन्च स्टेशन, उससे जियो सैटेलाइट्स को फ़ायदा होगा, पोलर सैटेलाइट्स को फ़ायदा नहीं होगा। अब दूसरी बात ये कि यहाँ पे स्टेशन होने से फ़ायदा ये है कि जब रॉकेट लॉन्च होगा तो रॉकेट भी थोड़ा इसी डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है ना। जब वो इस डायरेक्शन में जाएगा तो उसका मलबा समुद्र में गिरेगा, ना कि धरती के ऊपर। अगर स्टेशन यहाँ पे होगा लॉन्च पैड, तो रॉकेट जब ऐसे जाएगा तो उसका मलबा लैंड के ऊपर गिर सकता है, राइट। सवाल ये है कि रॉकेट इस डायरेक्शन में क्यों जा रहा है। रॉकेट को हम वेस्ट कोस्ट से इस डायरेक्शन में क्यों नहीं लॉन्च कर देते। उसका कॉमन सा रीज़न है कि मान लो ये एक बस है और बस इस डायरेक्शन में जा रही थी, आप बस से कूदे, किस डायरेक्शन में कूदोगे? आप भी इसी तरफ फेस करके कूदोगे ना। अगर आप उल्टी तरफ फेस करके कूदोगे तो आपको चोट लग सकती है, आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। बस की ही डायरेक्शन में कूदोगे तो आसानी से कूद जाओगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में कूदने के लिए आपके ऊपर ज़्यादा एनर्जी लगेगी। उसी तरह जब अर्थ राइट की तरफ जा रही है तो अपने रॉकेट को भी इसी डायरेक्शन में लॉन्च करो, कम फ्यूल फूकेगा। अगर आप रॉकेट को उल्टी डायरेक्शन में लॉन्च करोगे तो उसमें ज़्यादा फ्यूल फूकेगा, ठीक है। डजंट मेक एनी सेंस। केरला के थुम्बा में भी एक लॉन्च स्टेशन है, लेकिन वहाँ से बड़े बड़े रॉकेट लॉन्च नहीं होते, वहाँ से साउंडिंग रॉकेट्स लॉन्च होते हैं। 1963 में तुम्बा पे
ये लॉन्च स्टेशन बनाया गया था। ये मैग्नेटिक इक्वेटर के बहुत पास है। साउंडिंग रॉकेट मतलब ये रिसर्च रॉकेट्स होते हैं जो थोड़े मेजरमेंट्स वगैरह के काम आते हैं। ठीक है, ये ना मतलब करीब 50 से 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाते हैं एंड उसके बाद कुछ माइक्रो ग्रेविटी में वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हैं थोड़ी देर एंड वापस फिर नीचे आ जाते हैं। तो इंडिया जो है वो रोहिणी सीरीज़ का साउंडिंग रॉकेट्स लॉन्च करता है मेनली फॉर सम एक्सपेरिमेंट्स। और ये हर कंट्री करती है, नासा भी बहुत सारे साउंडिंग रॉकेट्स वगैरह लॉन्च करता रहता है। उसके लिए आपको प्रॉपर स्पेस में जाने की जरूरत नहीं है। 100-150 किलोमीटर ऊपर जाओ, एक्सपेरिमेंट्स हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, फिर उनको नीचे ले आओ, रीडिंग्स वगैरह ले लो। क्लास नंबर 29 में हमने सिंथेटिक एपर्चर रेडार पढ़ा था। सिंथेटिक एपर्चर रेडार की ही एक एप्लीकेशन है, एक सैटेलाइट बना रहा है नासा और इसरो मिलके, जिसका नाम है निसार। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार सैटेलाइट, जिसको 2023 में इंडिया के जीएसएलवी से लॉन्च किया जाएगा। ये पहली ऐसी रेडार इमेजिंग सैटेलाइट होगी जिसमें 2 फ्रीक्वेंसीज का यूज़ किया जा रहा है, एस फ्रीक्वेंसी और एल फ्रीक्वेंसी। एस फ्रीक्वेंसी के ट्रांसमीटर्स इसरो बना रहा है, एल फ्रीक्वेंसी के ट्रांसमीटर्स नासा बना रहा है। इस सैटेलाइट का पर्पस होगा अर्थ पे जो चेंजेस हो रहे हैं, जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स मूव हो रही हैं, आइस शीट पिघल रही हैं, वोल्केनोज डेवलप होती हैं, उन सब चीज़ों को बड़ी ही बारीकी से स्टडी करना। तो आपको ध्यान रखना है कि निसार इज़ अबाउट नासा इसरो एसएआर सैटेलाइट एंड ये कोई स्पाई सैटेलाइट नहीं है, ये अर्थ के प्रोसेसेस को ऑब्जर्व करेगी।